So once again, the name of the topic is quasi contracts, and that we need to study under Indian Contract Act 1872. Okay, which specific sections deal with quasi contracts? That is section 68 to section 72 under chapter 5 of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो सेक्शन 68 से सेक्शन 72 में आज हम बात करेंगे विच इज रिलेटेड टू योर क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली होते क्या है एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू term certain contracts as quasi contract and how they are different from your normal contracts. So normal contract की definition which is been given under Indian Contract Act, it says an agreement which is enforceable by law, that is called a contract. सबको पता है हमें, ठीक है. ऐसा कोई एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं या whenever there is breach on the part of one of the party to contract, so the other party can move to court to enforce his or her rights, और या हम डिफॉल्टिंग पार्टी को oblige कर सकते हैं थ्रू दी कोर्ट कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने अग्री किए थे एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू अबाइड बाय देम एज पर कोर्ट ऑफ लॉ. हम उसको एनफोर्स कर सकते हैं, वो होता है हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई. ठीक है, सो इसका मतलब जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो ऑब्लिगेशंस हैं, वॉट एवर ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड ऑन द पार्टीज, that comes through your legally enforceable contract, isn't it? The normal contract में there's a legally enforceable agreement which is there to establish the obligations of parties to contract. तो जितनी भी obligations है उस contract के अंदर वो हम कैसे establish कर सकते हैं? एक legally enforceable agreement के through. ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस जेनेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है जी. तो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो पहली बात जो हमें क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता होने चाहिए एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, नो फॉर्मल और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन द पार्टीज. तो अब फिर ऑब्लिगेशंस और राइट्स हैं वो कहाँ से अराइज होंगे? whenever in a general contract या normal contract की अगर हम बात करें, that comes out from the agreement which takes place in between the parties. ठीक है, and which is legally enforceable. ठीक है, लेकिन क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में फिर ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आई कहाँ से? अगर इफ देयर इज नो फॉर्मल और नो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, देन वी कॉल इट दैट दीज ऑब्लिगेशंस और राइट्स, स्पेसिफिकली ऑब्लिगेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो राइट्स तो पहले बाद में एनफोर्स करेंगे, पहले ड्यूटीज तो फिक्स कर ले पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की. तो ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ठीक है, बोलने को तो हमने बोल दिया कि अंडर क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज नो फॉर्मल और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, बट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज दे आर इम्पोज्ड बाय द लॉ. अब इसका क्या मतलब है? इम्पोज्ड बाय द लॉ का मतलब ये है, इसको ना एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ठीक है, लेट्स से कि मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा. ठीक है, एक पिज़्ज़ा है विच इज़ बीइंग डिलीवर्ड बाय योर
डिलीवरी ऐप, ठीक है, ज़्यादा पीसेस कर लेते हैं इसके, ठीक है, ओके। तो ये जो पिज़्ज़ा है, नाउ दिस नीड्स टू बी, ये मैंने ऑर्डर किया डिलीवरी ऐप पर, राइट, ठीक है। सो एज यू नो माय नेम इज़ मीता, तो वन पार्टी हेयर इज मीता, ठीक है, who has ordered this pizza online through a delivery app. Now there comes into a picture a delivery boy from any of the delivery app, ठीक है, और इनका नाम है मिस्टर वाई, ओके। नाउ ही इज सपोज टू डिलीवर दिस पिज्जा to my doorstep, right? But by mistake this pizza has been delivered by Mr. Y to one of my neighbor, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पार्टी आ गई, मीताज नेबर, तो आई एम राइटिंग एम्स नेबर हियर, राइट, ठीक है जी। तो जो ये पिज्ज़ा मुझे डिलीवर होना चाहिए था, सो इट शुड हैव बीन डिलीवर्ड टू मी, but by mistake this delivery boy has delivered this pizza to my neighbor, and Mr. नेबर को भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इनका नाम है एन, ठीक है, क्योंकि ये मेरे नेबर हैं तो एम का नेबर हो गया एन, वैसे ही देख लेते हैं इसको, ठीक है जी, ओके। अब ये जो नेबर है ना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट डिलीवरी बॉय दैट आई डिडंट डिलीवर, और ये फैक्ट रिकग्नाइज उन्होंने किया ही नहीं कि मैंने डिलीवर किया नहीं किया, ही सिंपली टुक द डिलीवरी, ठीक है। सो डिलीवरी भी ले ली उन्होंने, प्लस ही हैज ऑल्सो कंज्यूम दैट पिज्जा, खा लिया, मजे कर लिए, ठीक है। तो अब ये जो पिज्ज़ा उन्होंने डिलीवरी ले ली जिसकी, और कंजम्पशन भी कर ली, तो नाउ द डिलीवरी बॉय और द डिलीवरी ऐप will be asking for money from me because I had ordered that pizza, ठीक है, या मैंने पहले ही पेमेंट कर दी होगी। So this man who has undertook a benefit out of this transaction, कौन है बेनिफिशियरी इसका? मिस्टर एन। So now he has obligation towards me or the pizza company to reimburse the money, because he has unnecessarily obtained the benefit. He has unnecessarily obtained the benefit out of this transaction which he was not supposed to get it. और क्योंकि उन्होंने ये बेनिफिट ले लिया, कंज्यूम भी कर लिया, एंजॉय कर लिया, मज़े कर लिए, अब उनकी बारी है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो जो उन्होंने पिज़्ज़ा रॉन्गली कंज्यूम कर लिया है उसका पैसे की भरपाई या तो मीता ने दिए हैं तो मीता को वापस कर दें, या पिज़्ज़ा कंपनी अगर मीता से नहीं लिए हैं तो पिज़्ज़ा कंपनी को दे दें चुपचाप। सो दिस इज़ इन दी नेचर ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका रूल समझ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दोबारा इस ट्रांजैक्शन पर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो रूल क्या होता है मेरे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का? बहुत अच्छा सा रूल मेंशन्ड है, नो पार्टी शुड बी, बहुत पॉपुलर रूल है ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स का, नो पार्टी शुड बी अनजस्टली एनरिच्ड or unfairly enriched at the loss or at the cost of other party, ठीक है। सो इन माई प्रीवियस ट्रांजेक्शन, एक बार दोबारा से इस रूल को देख लेते हैं, नो पार्टी शुड बी अनजस्टली एनरिच्ड, तो अनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है। वन पार्टी शुड नॉट बी अनजस्टली एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ द other party or at the loss of the other party. In this transaction I would be at total loss if I did not get my pizza and at the same time I have to bear the cost for it. ना मैंने पिज्ज़ा खाया और मुझे कॉस्ट भी पड़ गई, तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो गई किसकी? मेरे नेबर की, ओवर माई लॉस, ठीक है। एंड आई वॉज एट लॉस, तो मेरे लॉस के ऊपर उनका फायदा नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन, दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अनफेयर
या अनजस्ट एनरिचमेंट किसी की भी नहीं होनी चाहिए एट द कॉस्ट और एट द लॉस ऑफ द अदर पार्टी. दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट इज देयर. ठीक है, तो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, अब ये इन दोनों बातों का मतलब समझते हैं. देयर वाज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन मी एंड माय नेबर. कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था ना, बट बिकॉज out of this transaction my neighbor has obtained the benefit at the loss of me, so obligation on him has been imposed by here law. यहाँ पे law जो है वो पिक्चर में आ जाएगा. this obligation is necessitated on Mr. N by law that you have to reimburse either Miss Meeta if she has paid the cost or to pizza company if the cost is not paid by Meeta and still Mr. N has consumed the pizza, so that is why he need to reimburse that pizza guy or pizza company. ठीक है, तो लॉ ने ये ऑब्लिगेशन डाल दिया उसके ऊपर, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. ठीक है, ओके फाइन. तो इनको हम एक चीज और क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट से जो ध्यान रखने वाली है, इनको हम बोलते हैं, जो एक्ट में भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इनके लिए यूज किया गया है, इनका नेचर को बताने के लिए, रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही ये माने जाएंगे, ऑल्दो देयर इज नो फॉर्मल और नो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. हाउएवर these resembles the ordinary contracts and we need to enforce them as if they are contracts. ठीक है, अब इसका एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं, मान लीजिए Mr. X is a party, Mr. X is one person and he has wrongly made a bank transfer to Mr. A instead of Mr. B. तो राइट पार्टी वॉज मिस्टर बी था, मिस्टर बी राइट पार्टी थे जिनको बैंक ट्रांसफर किया जाना था मिस्टर एक्स के द्वारा, बट रॉन्गली द अमाउंट हैज बीन पेड टू मिस्टर ए. तो अब यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट हो गई ना. द अमाउंट शुड बी पेड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर सी होना चाहिए था या मिस्टर बी होना चाहिए था, बट रॉन्गली कहाँ चला गया, ए के अकाउंट में चला गया. तो अब यहाँ पर ए इज ऑब्लाइज टू रिटर्न द मनी. ठीक है, तो जो गलती से पैसा उनके पास चला गया है, यहाँ पर उनके ऊपर लॉ ने ऑब्लिगेशन लगा दी है कि नाउ यू आर अंडर अ क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो देयर इज नो ऑफिशियल, देयर इज नो contractual obligation on you, but these are in the nature of deemed quasi contract and hence you are obliged to pay back the money, either return the money to original transferer या Mr. X को कर दीजिए, या फिर जो रियल वो है on the directions of Mr. X C को या B को भी आप दे सकते हो, जो जिनको जानी चाहिए थी मनी. ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं. फॉर एग्जांपल, अच्छा आजकल जो लेटेस्ट चलता है, कई बार मैंने देखा, आई माई सेल्फ हैज सीन दिस सिचुएशन कि मुझे कहीं पर सपोज 500 पेमेंट करनी थी ऑनलाइन एंड बाय मिस्टेक आई हैव मेड पेमेंट ऑफ ₹5000 इंस्टेड ऑफ 500. ठीक है, तो जिस भी ऑनलाइन कंपनी को वो पैसा गया है, दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न माई एक्सेस मनी. 4500 एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई, दिस नीड्स टू बी पेड बाय दैट कंपनी टू मी. दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, ऑल्दो अगेन देयर इज नो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट और देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन दैट कंपनी और मी. ठीक है, बट यहाँ पर क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ऑब्लिगेशन किसने इम्पोज करी, लॉ ने इम्पोज करी. ठीक है जी, फाइन. तो ये जो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल है ना, ये तीन क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं. वन इज योर इक्विटी. ठीक है ना, तो किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए. ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए और हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ कहती है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. तो तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड करते हैं. ठीक है, अब हम जल्दी से इनके आगे के जो सेक्शंस हैं वो कवर कर लेते हैं. सेक्शन 68 से सेक्शन 72 में क्या बातें बोली गई हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो वन बाय वन हम देख लेते हैं. ठीक है, सेक्शन 68 बोलता है, मतलब
सेक्शन 68 से 72 में क्या लिस्टेड है? ऑल द एग्जाम्पल्स और ऑल द कंडीशंस ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, कि एक एक्ट को, एक ट्रांजैक्शन को क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा। तो वो नेचर ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया गया है सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक। तो सेक्शन 68 कहता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। So any person who is incapable of entering into a contract, for example हमें पता है minors, for example lunatics who are not of sound mind, they are not capable of entering into a contract, and any contract entered into by such people or with such people, that is absolutely void माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए, इसको भी अगेन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शॉपकीपर मिस्टर ए, ठीक है, एंड देयर इज वन पर्सन मिस्टर बी, और वी कैन से बी's फैमिली मेंबर, बी's चिल्ड्रन एंड वाइफ आर देयर। ठीक है, सो हेयर दी नेसेसिटीज मीन्स बेसिक चीजें जो जीने के लिए जरूरी होती हैं, दीज नेसेसिटीज आर बीइंग सप्लाइड बाय दिस शॉपकीपर टू बी और हिज रिलेटिव्स। इट मीन्स उसके फैमिली मेंबर्स, नॉट रिलेटिव्स बट फैमिली मेंबर्स। ठीक है, और जो ये बी है ना, ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, ही इज अ ल्यूनाटिक। ठीक है, तो बी है, तो बी के बच्चे या वाइफ जो है, अगर इफ दिस मैन इज सप्लाइंग बेसिक नेसेसिटी थिंग्स टू आइदर ऑफ देम, then in both cases A is entitled to be reimbursed from B's estate, even if B is incapable of entering into a contract, and contract with such parties is void। समझ रहे हो? void होते हुए भी, मतलब क्योंकि हम माइनर के साथ या लुनेटिक के साथ जब भी एंटर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो वो void माना जाएगा, बट यहाँ पर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ जाएगा। इफ A is supplying them basic necessities, then वेदर मिस्टर बी साउंड है या नहीं है, मतलब हमारे को ये देखना है कि बी साउंड है या नहीं है। तो अगर साउंड नहीं है बी यहाँ पे ल्यूनेटिक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम सेट असाइड नहीं कर सकते। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड एंड ए इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। तो बी की जो भी एस्टेट है, बी की जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें से ए अपना बेसिक नेसेसिटीज को सप्लाई करने के लिए जो भी उसका क्लेम बनता है, ही कैन क्लेम दैट। ठीक है, तो वो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 69 देखते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अब ये भी बहुत सिंपल सा, इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन paying money due by another, so somebody has paid on someone's behalf। ठीक है, पहली बात तो कि पेमेंट किसी और को देनी थी लेकिन दे किसी और ने दी, बट दैट पर्सन हु हैज मेड द पेमेंट, ही वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन मेकिंग दैट पेमेंट। ठीक है, तो उसको भी हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। तो ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक मिस्टर ए है who is basically a zamindar। ठीक है, so he has offered a piece of land, so let's assume this is a piece of land। ठीक है, so this piece of land is being offered to Mr. B। ठीक है, on lease। so this piece of land is handed over to Mr. B by way of lease, right? ठीक है, अब जो ये B है, he is interested in this property, in this land। ठीक है, however the areas, the land revenue related to this land is in arrears, so A has not paid the revenue on this land, ठीक है, to the government। okay, जो land revenue बनता है, so this is not paid, so land revenue in arrears। so this was supposed to be paid by the zamindar Mr. A। ठीक है, तो arrears में चल रहे हैं ये land revenue, जिसके चलते गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट भी आ गई अब यहाँ पर एक और पार्टी, ठीक है। सो गवर्नमेंट हैज पुट दिस पीस ऑफ लैंड ऑन सेल। क्या कर दिया उन्होंने, सेल पे इसको लगा दिया क्योंकि बिकॉज द लैंड रेवेन्यू बाय द ओनर इज इन एरियर्स, तो ही बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू रिकवर हिज इट्स मनी, तो वो कैसे भी कर सकती है, ठीक है। अब जब ये सेल पे लगेगी गवर्नमेंट के थ्रू, तो जो ये लीज है वो भी तो एनल्ड हो जाएगी ना, उसके ऊपर भी तो इफेक्ट आएगा, तो ये लीज खतरे में आ गई, ठीक है। सो दिस इज इन डेंजर, ये वाली लीज। सो दिस would have resulted into annulment of lease। अब तो बी को और खतरा लगने लगा कि जो मुझे लैंड लीज पे अवेलेबल है, मेरा तो धंधा पानी चौपट हो जाएगा। सो बी आउट ऑफ दैट फियर पेड द लैंड रेवेन्यू विच वॉज इन एरियर्स टू गवर्नमेंट। उन्होंने कहा आओ और मेरे से ले जाओ, ठीक है, मतलब मैं आके दे देता हूँ आपको। तो बी ने जो है यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन दिखाई, ही हैज पेड एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है जी, यहां पे पेमेंट हो गई। तो अब हेयर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रीइंबर्स दैट अमाउंट विच इज बीन पेड बाय बी टू द गवर्नमेंट एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ए की यहां पर ऑब्लिगेशन बन जाती है। सो ही इज हेयर ऑब्लाइज्ड टू रीइंबर्स, किसको, बी को। तो ये क्योंकि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की नेचर में आ गया। सो इसीलिए इस प्रॉपर्टी में बी का भी इंटरेस्ट था, इस पेमेंट में बी का भी इंटरेस्ट था, एंड बिकॉज दिस इंटरेस्ट हैज बीन पेड बाय दिस पेमेंट हैज बीन मेड बाय बी विच वाज एक्चुअली टू बी पेड बाय ए, तो इसीलिए बी इज लाइबल टू गेट रीइंबर्समेंट फ्रॉम ए, ठीक है। तो ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की नेचर में आएगा। सो ए शुड नॉट बी अनजस्टली एनरिच्ड एट द लॉस और एट द कॉस्ट ऑफ बी हियर, ठीक है। तो ये हमें समझना है यहाँ पर। चले आगे, अब बढ़ते हैं सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट सिंपली हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ऑलवेज नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट वो एक्ट होता है विच इज डन नॉट आउट ऑफ विल, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो नहीं किया जाता। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से बेनिफिट दे दूं या उसके लिए कुछ कर दूं। सो विच इज नॉट आउट ऑफ विल और विच इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पर सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट आउट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर है ए, मिस्टर ए है, हु इज अ ट्रेड्समैन, ठीक है, एंड ही बाय मिस्टेक लीव्स गुड्स एट बीज हाउस, ठीक है, बाय मिस्टेक बी के घर पर अपने गुड्स भूल गए। सो दिस इज आउट ऑफ मिस्टेक, ठीक है। तो यहां पर जो बी है, बी ने उन गुड्स को अपना समझकर यूज कर लिया। सो बी ट्रीट्स दोज गुड्स एज इज ओन, सो हेयर बी इज बाउंड टू पे टू ए। तो या तो वो गुड्स वापस कर दे, बिकॉज नाउ ही हैज यूज दोज गुड्स एज हिज ओन, तो बी हेयर इज लाइबल टू रीइंबर्स दिस अमाउंट ऑफ मनी टू मिस्टर ए, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर उसको अपना मान के यूज कर लिया है, ठीक है, ट्रीट गुड्स एज इज ओन, ठीक है जी, फाइन। तो ये होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस। तो आउट ऑफ विल कुछ नहीं हो रहा था, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ के गए, बाय मिस्टेक छोड़ के गए हैं। सो ए हैज नेवर टोल्ड बी कि भैया आप यूज कर लो मेरे गुड्स को। अगर उन्होंने बोला होता तो फिर वो ग्रेटिट्यूअस के केस में आ जाता, ठीक है जी, ओके। तो जो मैंने आपको पिज्ज़ा वाला केस बताया है वो भी इसमें फॉल कर सकता है कि पिज्ज़ा डिलीवरी कहीं और हो गई रॉन्गली, तो जो मेरे नेबर को है मुझे रिम्बर्स करना बनता है या पिज्ज़ा कंपनी को पैसा देना बनता है। सो दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे,
ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट का एक और मैं आपको अच्छा वाला एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पर, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मेरे पास एक अच्छा सा केस लॉ है, वो केस लॉ आपके सब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक यहाँ पर हमारे पास है मिस्टर श्यामलाल, ठीक है, आई एम राइटिंग SL हेयर। तो ये श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक केस है, ठीक है। तो श्यामलाल कौन है, मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट है यहाँ पर, ठीक है, एंड हेयर ही इज कंपल्सरी गेटिंग रिटायर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो केस चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ही इज बेसिकली कंपल्सरली गेटिंग रिटायर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सो हेयर मिस्टर श्यामलाल what he did, he exactly filed the writ petition, ठीक है, ताकि उनको कंपल्सरी रिटायर ना किया जा सके, एंड he obtained injunctions against the order, ठीक है। तो जो ये ऑर्डर था इसके अगेंस्ट उन्होंने इंजंक्शन स्टे ऑर्डर ले लिया, ठीक है। सो बाय देन द गवर्नमेंट रीइंस्टेटेड देम, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपको रीइंस्टेट कर लेते हैं, यू विल गेट दी सैलरी बट विद नो वर्क, ठीक है, ओके। सो सैलरी वॉज पेड, सैलरी मिल रही थी बट काम नहीं लिया जा रहा था उनसे क्योंकि काम था ही नहीं उनके लिए, तो लेते रहो आप सैलरी। एंड मीन वाइल गवर्नमेंट ऑल्सो फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दिस केस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये काम किया और एक काम और किया, इट वेंट ऑन फाइलिंग अपील, ठीक है जी। तो अब जो अपील का फैसला आया, सो दैट वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के हक में फैसला गया। अब जो श्यामलाल का जो स्टेटस था वो क्या था, ठीक है, सो इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, सो दिस रिजल्टेड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, अपील वाला केस। सो श्यामलाल हेयर he was directed to return the money which he enjoyed while he was reinstated, and during the period of reinstatement whatever benefits he enjoyed along with the salary he was directed to return it back to the government, ठीक है। तो ये आपका 1968 का केस है। तो you can use these case laws in your subjective or descriptive papers to exemplify what actually है a quasi contractors, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन भी आ जाए तो इसमें आप लगा सकते हो या एग्जाम्पल के तौर पे भी दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सो जो हाँ जी, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स होता है ना वो इज दैट ऑफ बेली। अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वी एज्यूम दैट फाइंडर एक्चुअली हैज टू एक्ट एज अ बेली। अब बेली कौन होता है, बेली एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर टर्म यूज होता है जो बेसिकली लेट्स से माई फ्रेंड हैज अप्रोच मी फॉर माई कार कि मुझे घुमाने लेके जाना है अपनी बीवी को, यू जस्ट लेंड मी योर कार फॉर फ्यू डेज, आई विल रिटर्न इट बैक वंस द पर्पस इज सॉल्व्ड। मैंने उसको दे दी। सो ही इज अ बेली, आई एम द बेलर, राइट, and his duty as a bailee is to return me my good which I have delivered to him for some specific use. After that purpose is fulfilled, he needs to return that car to me in that much very condition in which he has taken it from me, ठीक है। सो बेली की क्या ड्यूटी बनती है, अगर अब फाइंडर ऑफ गुड्स कौन हो गया कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट मिल गए, कोई हीरे की अंगूठी मिल गई, कोई पर्स मिल गया, वॉलेट मिल गया, ठीक है, तो फाइंडर ऑफ गुड्स वो हो गए। अब फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो तो हम वहाँ पर अलग से स्पेसिफिकली पढ़ेंगे ही, लेकिन अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोज हु आर फाइंडर ऑफ एनी गुड्स एंड इफ दे फाइंड एनी सच गुड बिलोंगिंग टू अदर एंड दे कीप दोज गुड्स इन देयर कस्टडी, देन इट इज देयर ड्यूटी टू एक्ट एज बेली। और बेली की क्या ड्यूटी है, दैट he is bound to take as much care as a man of ordinary prudence in such case, ठीक है। तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाली आपने ड्यूटी निभानी है, यानी कि आपको उस गुड को जो भी आपको मिला है
belonging to some other person and you have taken the custody of that thing, then you have to, बजरंगी भाईजान देखिए ना सबने, तो वो मुन्नी की आपको वैसे ही टेक केयर करनी है जैसे द मैन ऑफ एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन दैट. ठीक है जी. एंड यू डू नॉट हैव राइट, so no right of appropriateness, no right to appropriate goods. You cannot use the goods belonging to some other person even if you have found them without the permission of the owner. अब ओनर तो मिल नहीं रहे, तो उस केस में क्या सिचुएशन रहेगी वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन यू एज अ फाइंडर ऑफ द गुड डू नॉट हैव राइट टू एप्रोप्रिएट दोज गुड्स, मीन्स आप उसको यूज नहीं कर सकते हो अपने पर्सनल उसके लिए. ठीक है जी. एंड फाइनल ड्यूटी इज टू रिस्टोर बैक द गुड्स. रिस्टोर द गुड्स इफ ओनर इज फाउंड. तो जैसे ही ओनर मिल जाता है, मुन्नी को उनके घर छोड़कर आपको आना था, सलमान खान जी को. सो ये ड्यूटीज बनती है एज अ बेली. ठीक है जी. फाइन. तो ये सेक्शन 71 में लिखा है. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन, सेक्शन 72 कहता है लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन. सो बाय मिस्टेक किसी ने आपको, मैंने जितने भी अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिए थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल दी बैंक पेमेंट हैज़ बीन मेड टू अ रॉन्ग अकाउंट. ठीक है. तो जिसको भी गई है वो पेमेंट, द रॉन्ग अकाउंट होल्डर हैज़ टू रिटर्न बैक money to the original owner of the money or to the person who is the right holder of that money. ठीक है. तो उसकी ड्यूटी बनती है. और लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, दैट बाय मिस्टेक instead of making payment of ₹500 if I pay ₹5,000 online, so the company has duty towards me to return that money out of this very provision. ठीक है. या मान लो मैंने अपने ओनर, जो ओनर ऑफ माई हाउस है, आई एम अ टेनेंट, आई हैव पेड द रेंट ट्वाइस टू हिम, सो माई ओनर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न बैक दैट मनी विच हैज़ बीन पेड ट्वाइस टू हिम. तो एक बार वाली तो वापस करेंगे ना. ठीक है. कोअर्जन का आप ये केस ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ दी सपोज रेलवे कंपनी है, सो एक्चुअली ये भी आपका इलस्ट्रेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है. अगर एक रेलवे कंपनी है, ही हैज़ पुट कंडीशन on the person that yes you can take the consignment of your goods from our warehouse on payment of such and such amount which is not legal. एक illegal amount impose कर दिया. सो काइंड ऑफ करप्शन वाला केस हो गया कि भैया आप हमारे को पेमेंट करोगे तब हम आपके गुड्स रिलीज करेंगे, बट दैट इज सर्टनली इलीगल. बट इफ दैट consignee, if that person is paying that money to the railway company for obtaining the goods from the warehouse of the railway company, then railway company is under an obligation to return that unnecessary or illegal charge to the person. समझे. सो यहाँ पर ये एस्टैब्लिश हो जाता है. सो कोअर्जन मतलब these charges have been obtained by coercion or by extortion. extortion कह लो, coercion कह लो. तो अगर आपने कोई भी ऐसी मनी coercion या extortion से obtain करी है, you are supposed to return back this money to the person who has made payment to you. ठीक है. तो ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. सो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप ह्यूमन पेरिटस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और यूजीसी नेट पेपर कॉमर्स पेपर 2 अगर हम बात करें तो कॉमर्स में, मैनेजमेंट में और एचआरएम में कोर्सेज अवेलेबल हैं. ह्यूमन पेरिटस के साथ आप जुड़ सकते हैं इन कोर्सेज के लिए. पेपर 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.